ज्योग्राफी ई कंटेंट क्लास में सभी का स्वागत। आज हम कार्टोग्राफी का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स यानी कि वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र किसे कहते हैं? प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। प्राकृतिक यहाँ पे मात्रा की मिस्टेक हो गई है। प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण का कोई तत्व, प्राकृतिक वातावरण का कोई तत्व जैसे मृदा। आपने ऐसे मानचित्र देखे होंगे जिसमें विश्व या भारत की मृदा का वितरण दिखाया होता है, कहाँ पे बलुआ मिट्टी मिलती है, कहाँ पे कपासी या ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, कहाँ पे अलूवियल सॉइल मिलती है। तो इसी प्रकार आपने विभिन्न प्रकार के वनों का वितरण के मानचित्र देखे होंगे। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, उदाहरण के लिए उद्योगों का वितरण भारत में, कहाँ पर लोह इस्पात कारखाना है, कहाँ पर कॉपर फैक्ट्री है। और बहुत सारे सांस्कृतिक वातावरण के तत्व जैसे जनसंख्या का वितरण कहाँ है, जनसंख्या का घनत्व कैसे है, या कृषि संबंधित वितरण दिखाया जाता है कि कहाँ पर भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं या किसी फसल का घनत्व कैसा है। तो प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व के वितरण को कि वो कहाँ कहाँ पर है, इस चीज़ को अगर कोई मानचित्र प्रदर्शित करता है तो उसे वितरण मानचित्र या डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहा जाता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक आंकड़े संबंधित क्षेत्र के रूपरेखा मानचित्र पे प्रदर्शित किए जाते हैं। व्हाट डज दिस मीन कि एक फॉर एग्जांपल अगर हमें भारत में चावल या धान की खेती कहाँ कहाँ पर होती है, इस वितरण को दिखाना है तो पहले भारत का एक रूपरेखा मानचित्र यानी कि आउटलाइन मैप ले लिया जाता है। आउटलाइन मैप जिसमें कि सिर्फ भारत के का बॉर्डर बना हुआ है, और उसके बाद में उस आउटलाइन मानचित्र रूपरेखा मानचित्र के अंदर कहाँ पर चावल की खेती होती है उसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है कि किसी भी जिस चीज़ को हमें दिखाना है, जिसका वितरण दिखाना है, उसको आउटलाइन मैप में प्रदर्शित कर देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, वितरण मानचित्र का महत्व। भूगोल का अध्ययन वितरण मानचित्र के बिना संभव नहीं है। वितरण मानचित्र का उपयोग हम किसी भी तत्व की डेंसिटी, उसके घनत्व, उसका प्रतिरूप या पैटर्न या परिक्षेपण या फैलाव, डिस्पर्जन को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमें जनसंख्या का वितरण देखना है या जनसंख्या का घनत्व देखना है, किसी खनिज पदार्थ का या किसी कृषि खेती की जाने वाली फसल का प्रतिरूप देखना है कि कहाँ पर ये उगती है, कहाँ पर नहीं उगती। इसी प्रकार जंगलों का वितरण देखना है या मृदा का वितरण देखना है। नॉट ओनली दैट, पैटर्न फॉर एग्जांपल भारत में जनवरी माह में औसत तापमान या जून के महीने में भारत का औसत तापमान, अलग अलग प्रकार के इसके लिए मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार वर्षा का वितरण, तापमान का वितरण, वायु दाब का वितरण, इन सभी का अध्ययन वितरण मानचित्रों की सहायता से किया जाता है। वितरण मानचित्र से पृथ्वी तल पर मिलने वाली क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। ये हमें जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलती है, कहाँ पर कम मात्रा में मिलती है, कहाँ पर अधिक मात्रा में मिलती है, उसका अध्ययन करने के लिए वितरण मानचित्र सहायक होते हैं। वितरण मानचित्र की सहायता से भिन्न भिन्न स्थानों या क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन भली भांति से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए कि विश्व में कहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है, कहाँ पर कम वर्षा हो रही है, कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिल रही है, कहाँ पर तापमान उच्च है, कहाँ पर कम है। तो इसका अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है या उनकी कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस का अध्ययन करना है तो हमें वितरण मानचित्र से इसमें सहायता मिलती है। वितरण मानचित्र लिखित सामग्री को सरल और स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए अगर भारत में गेहूं की खेती कहाँ कहाँ पर होती है तो आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि पैराग्राफ में बताया जाता है कि राजस्थान में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदि आदि
मध्य प्रदेश में, गुजरात में आदि इन राज्यों में गेहूं की खेती होती है। तो एक तो आपने इसको लिखित पैराग्राफ में पढ़ा है, और बराबर इसके ही भारत में गेहूं की खेती का वितरण मानचित्र बना हो। उदाहरण के लिए अगर डॉट विधि से बना हुआ है, बिंदु विधि से, तो जहाँ पर अधिक गहरी पास पास बिंदु बनी हुई है वहाँ पर अधिक कृषि हो रही है गेहूं की, और जहाँ पर दूर दूर है वहाँ पर नहीं हो रही, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर गेहूं की खेती नहीं हो रही। तो हमें किसी भी जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उन्हें समझने में वितरण मानचित्र बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। ये उस लिखित बात को स्पष्ट और सरल बना देता है। वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। बहुत बार वितरण मानचित्र को स्टैटिस्टिकल मैप्स यानी कि सांख्यिकी मानचित्र भी कहा जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि वितरण मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो पहली विधि जिससे वितरण मानचित्र बनते हैं वो है अमात्रात्मक विधियाँ, इसके अंतर्गत आती हैं। अमात्रात्मक यानी कि दीज आर क्वालिटेटिव मैप्स, इसमें क्वांटिटी या किसी चीज़ के घनत्व का पता नहीं चलता, बस कहाँ पर क्या चीज़ है हमें इसका पता अंदाज़ा लग जाता है। दूसरी विधि होती है मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मैप्स, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की मात्रा का हमें सही पता चलता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल मैप्स यानी कि सांख्यिकी मानचित्र। अमात्रात्मक विधियाँ यानी क्वालिटेटिव मैप्स, ये गुण प्रधान मानचित्र होते हैं। इनसे हमें बस ये पता चलता है कि कौन सी चीज़, कौन सा तत्व किसी मानचित्र में कहाँ पर उपलब्ध है या कहाँ पर नहीं है। बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। जैसे भारत में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सॉइल्स देखें, भारत की मिट्टियों का यानी कि मृदाओं का वितरण देखें, तो भारत में जो मुख्य मृदाएं मिलती हैं, ब्लैक सॉइल है, एल्यूविलियम सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। तो इनको भारत के मानचित्र में दिखा दिया जाता है कि कौन से राज्यों में या कौन कौन से इलाकों में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है। अब इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी का वितरण है, उसकी मात्रा का अंदाज़ा नहीं लगता। तो अमात्रात्मक विधियाँ जो कि हमें किसी चीज़ के घनत्व का ब्यौरा नहीं देती, बस कहाँ पर किस चीज़ का वितरण है उसे देती है। मात्रात्मक विधियों को स्टैटिस्टिकल मैप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सांख्यिकी पर आधारित होते हैं और हमें बहुत क्लियर पिक्चर मिलती है कि कहाँ पे क्या और कितनी मात्रा में उपलब्ध है। अमात्रात्मक विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 रंगारेख विधि, इसको कोरोक्रोमैटिक टिंट या कलर मैप्स कहते हैं। दूसरा सामान्य छाया विधि, इसको सिंपल शेड मेथड कहते हैं। चित्रीय विधि, चित्र बना दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जहाँ पर गेहूं का वितरण दिखाना है तो गेहूं की बाली दिखा दी, जहाँ पर हवाई जहाज़ का कारखाना दिखाना है तो वहाँ एक छोटा सा एरोप्लेन हवाई जहाज़ बना हुआ दिखा दिया, जहाँ पर कार की फैक्ट्रियों का वितरण भारत में दिखाना है कौन कौन से शहर में, तो उन शहर के पास छोटी सी कार बना दी। वन प्रतीकी मेथड होता है, सिंबल या कोरो स्कीमेटिक, इसमें कोई ना कोई प्रतीक या सिंबल बना दिया जाता है। नामांकन विधि यानी कि नेम मेथड। वन प्रतीकी विधि जिसको सिंबल या कोरो स्कीमेटिक मेथड कहते हैं, ये वापस 3 प्रकार की होती है। ज्योमेट्रिकल सिंबल्स, ज्यामितीय प्रतीक विधि, दूसरा चित्रमय प्रतीक विधि यानी कि पिक्टोरल सिंबल्स, और तीसरा मूलाक्षर प्रतीक विधि यानी कि लिटरल सिंबल्स। उदाहरण के लिए किसी चीज़ का जो पहला अक्षर है उसको एक प्रतीक के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। चित्र में उस वस्तु, उस तत्व का चित्र बना दिया जाता है। एंड ज्यामितीय विधि जो आपने अक्सर देखी होगी, जैसे ट्रायंगल बना दिया, एक त्रिकोण, स्क्वायर, खाली गोला या एक ब्लैक गोला, इस प्रकार के ज्योमेट्रिकल सिंबल्स प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरी जो मेन प्रकार की विधि होती है जिसे हम मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मैप्स या मेथड्स बोलते हैं, इनको निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वर्णमात्री विधि,
सम्मान रेखा विधि, बिंदु विधि और आरेखी विधि। सम्मान यानी कि आइसोप्लेथ मेथड, ऐसी रेखा जो कि किसी तत्व के समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ती है, उसे सम्मान विधि कहते हैं। वर्णमात्री विधि यानी कि कोरोप्लेथ मेथड, एंड तीसरा है बिंदु विधि यानी कि डॉट मेथड, और चौथा है आरेखी विधि यानी कि डायग्रामेटिक मेथड। आरेखी विधि को वापस चार पांच भागों में विभाजित किया जाता है, बार, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फेयर्स और अन्य। ये इसके वापस इसको इन 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इन सभी प्रकार की विधियों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।